और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इन 2 दिनों के बीच में, जो इनका निचोड़ है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कराऊँगा ये वॉल्यूम फर्स्ट की। देखिए जो ये वॉल्यूम फर्स्ट है, इसका जो निचोड़ है मैं उसको कराने वाला हूँ। पूरा सार है, इस पूरी बुक का पूरा सार है यहाँ पे ये, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण आप सभी जानते हैं। और जिसको नहीं पता है, देखिए संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु ये पुस्तक होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बुक है करंट अफेयर के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर के अंतिम सेशनों में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हम करा चुके हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पे पहली वीडियो में हमने 22 प्रश्न कराए थे और आज शुरू करेंगे हम 23 प्रश्न नंबर से। तो ये प्रश्न इस वीडियो को आज पहला प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं टाइम बहुत कम बचा है, तो बहुत तेजी के साथ चीजों को कवर करते हुए समझते हुए चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहली वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है। ऑप्शन है मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, विक्टोरिया कजे, या इसनिडिम्मा अदेतिसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 73वीं मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया कजेर थिलविग। डेनमार्क की हैं विक्टोरिया कजेर थिलविग, इनको 73वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक निचोड़ है प्रतियोगिता दर्पण की जो पुस्तक है, आप देख रहे होंगे थंबनेल में, ये उसका निचोड़ है दोस्तों पूरी का। उसके बाद हम फिर वॉल्यूम 2 वाली बुक को कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा दो, जो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये, स्वतंत्र भारत के। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक ये रहे, का जन्मदिन 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और दोस्तों साथ में जुड़ जाइएगा सभी। एक एक प्रश्न आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सीधे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष में छोड़ा। ये आपसे पूछा है। जो इसरो के जो नवीनतम संचार उपग्रह है जीसैट N2 को किस प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, किस प्रक्षेपण स्थल से। तो चारों दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है, गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है, स्पेस एक्स कैप कैनावरेल से छोड़ा गया है, कनेडी अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो जीसैट N2 जो है ये आपका स्पेस एक्स कैप केनावरल से छोड़ा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। जीसैट N2 जो छोड़ा गया है आपका स्पेस एक्स कैप कैनावरल से छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जैव विविधता से है, पर्यावरण से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न, पढ़िएगा एक बार अच्छे से, कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD का 16वां कप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ संपन्न हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP जो है 16वां कहाँ संपन्न हुआ है। काठमांडू नेपाल में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, कैली कोलंबिया में, या हरारे जिम्बाब्वे में। बताइए जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD का 16वां कॉप जो है कहाँ संपन्न हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ के साथ जो प्रैक्टिस और रिवीजन के तौर पे यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं, तो वो कमेंट में पहले ही अपना आंसर दे दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि तैयारी कितनी बेहतर उनकी हुई है, कितनी तैयारी उनकी है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैली कोलंबिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा,
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का 16वां कॉप जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? कैली कोलंबिया में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो है 21 अक्टूबर से लेकर आपका 1 नवंबर 2024 तक कैली कोलंबिया में संपन्न हुआ है। इसकी व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है। क्या है प्रश्न, देखते हैं अच्छे से कि प्रवेश परीक्षार्थियों में सुधार हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने प्रवेश परीक्षाओं को हाइब्रिड मॉडल अपनाए जाने का सुझाव दिया है। इस मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? ये आपसे पूछा है कि जो एक राधाकृष्णन समिति है उन्होंने प्रवेश परीक्षा के सुधार हेतु एक मॉडल, हाइब्रिड मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है, तो उस मॉडल के तहत क्या यहाँ पे तत्व शामिल हैं, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है कि सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन और लिखित दोनों ही तरीकों से कराई जाएं, और दूसरा है प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा तथा लिखित परीक्षा विकल्प हो। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपके सामने, जहां पूरी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से कराना संभव न हो वहां प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल रूप से भेजा जाए, जबकि परीक्षार्थी परीक्षा का उत्तर हाथ से लिखें, और उपयुक्त डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कौन सा तत्व शामिल है? तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रवेश परीक्षाओं के लेकर जो है डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने जो मॉडल दिया है उसमें ये तत्व शामिल है। क्या? ऑप्शन सी, कि जहां पूरी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से करना संभव न हो वहां प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल रूप से भेजा जाए, जबकि परीक्षार्थी परीक्षा का प्रश्न उत्तर हाथ से लिखे। ठीक है, उत्तर हाथ से लिखे परीक्षा का उत्तर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी सब गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। क्या है प्रश्न, अच्छे से पढ़िएगा कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? ट्रोकोमा, रतौंधी, टेटनस या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, ट्रेकोमा है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ट्रेकोमा। ठीक है, इसको भूल मत जाना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि समिट ऑफ द फ्यूचर, याद रखेंगे, समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किस निकाय द्वारा किया गया? ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ, G7 समूह, क्वाड समूह या विश्व आर्थिक मंच। बताइए समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किस निकाय द्वारा किया है? बताइए, एक एक प्रश्न जैसे ही आप वीडियो को लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का? तो समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किया है, याद रखेंगे। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 से लेकर 23 सितंबर 2024 को समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 30 है। क्या है प्रश्न, एक बार अच्छे से यहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुना गया? यह आपसे पूछा है। जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं श्रीलंका में राष्ट्रपति के, तो उसमें किसे राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है चारों, रानिल विक्रमसिंघे, अनुराग कुमार दिसानायके, साजिश प्रेमदासा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा ये 100%। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पहले राष्ट्रपति की बात हुई है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। विजिथा हेराथ, दिनेश गुणवाडे, हरिनी अमरसूया या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए श्रीलंका का नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? 31 का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा। तो याद रखना श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे हरिनी अमरसूया। क्या कौन होंगे? हरिनी अमरसूया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे हरिनी अमरसूया। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो, एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलें। और जो रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो साथ के साथ कमेंट करते ही चलें, मैं बार बार कह रहा हूं। और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आप देख रहे होंगे वास्तव में अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो बुक है जो बच्चे अपना आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ते हैं। तो आप देख भी रहे होंगे 2023 का पैट का लेवल आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से इन प्रश्नों को यहाँ पे मैंने लिया है कि प्रश्न का स्तर कितना भी कठिन आ जाए, यहां से नहीं जाने वाला कहीं भी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। चलिए अगला प्रश्न 32वां प्रश्न क्या है कि 45वें फाइड शतरंज FIDE शतरंज ओलंपियाड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो 45वां फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 है उसमें से कौन सा कथन सही आपसे पूछा है। पहला कथन है इस प्रतियोगिता का आयोजन बुडापेस्ट में होगा, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ये दो कथन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा सही आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है बुडापेस्ट में होगा और भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। समाचारों की सुर्खियों में रही त्यांगसांग ग्यात्सो शिखर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। यह शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमाचल की गोरीचेन श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन बी इसकी ऊंचाई 20,942 फीट है। इसका नामकरण छठवें दलाई लामा त्यांगसांग ग्यात्सो के नाम पर किया गया। ऑप्शन डी त्यांगसांग ग्यात्सो का जन्म वर्ष 1682 ईस्वी में तिब्बत में हुआ था। बताइए कौन सा इसमें कथन सही नहीं है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि त्यांगसांग ग्यात्सो का जन्म वर्ष 1682 में आपका तिब्बत में नहीं हुआ, तिब्बत में नहीं हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में मोनतवांग क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, मोनतवांग क्षेत्र में हुआ है, याद रखेंगे। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्यांगसांग ग्यात्सो शिखर पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं ऐतिहासिक एवं साहसिक खेल संस्थान के 15 सदस्यीय दल ने पहली बार चढ़ने में सफलता हासिल की। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है प्रश्न कि विश्व पर्यटन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विश्व पर्यटन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा है। पहला पढ़िएगा अच्छे से, विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात ठीक है, याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन एवं शांति, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मेजबान देश कौन है, जॉर्जिया है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे ये कथन ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी ठीक है, याद रखेंगे इनको। तीनों कथनों को आप अच्छे से याद कर लें, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 सितंबर को ये मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री तूफान हरिकेन हेलेन से किस देश में जान माल की भारी क्षति हुई है। समुद्री तूफान है हरिकेन हेलेन से किस देश में जान माल की भारी क्षति हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना या ब्राजील। बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। हरिकेन हेलेन ने किस देश में जो है तबाही मचा के धर दी है, बताइए। हरिकेन हेलेन जो है आपका समुद्री तूफान है, समुद्री तूफान, तो इससे किस देश पे जान माल की भारी क्षति हुई है, बताइए इसका राइट आंसर कमेंट करके क्या होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका वो देश है जिससे जो है हरिकेन हेलेन ने जो समुद्री तूफान है इसमें जान माल की भारी क्षति हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये फिल्म पुरस्कारों से संबंधित है। क्या है प्रश्न कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, इस बार यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। चलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। चलिए दादा साहब फाल्के के पुरस्कार जो है उसके संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या है
कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये तो ठीक है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी कथन ठीक है। चलिए दूसरा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ये भी ठीक है, 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला देखते हैं, कथन थर्ड क्या है, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी को पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देविका रानी को, तो ये भी बात ठीक है, जो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी देविका रानी, उनको पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी ठीक है कथन। कथन फोर्थ देखते हैं कि वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, तो ये भी ठीक है। तो ये चारों विकल्प दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, सभी चारों विकल्प जिसमें दिए गए होंगे कि सभी सही हैं तो वही हो जाएगा। और इन चारों को कथनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया, सबसे पहला देविका रानी को प्रदान किया गया था, 1969 से प्रारंभ हुआ और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान ये है। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चार। चलिए ठीक है, आप देख रहे होंगे प्रश्नों का स्तर, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। कोशिश हमारी यही है बहुत ही कम समय में और कम प्रश्नों के साथ सभी को हम यहाँ पे तैयार कर लें। 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके 7-8 प्रश्न दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले, जिसने हमारी ये वीडियो पूरी देखी है और जो देखेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि एक दिन में ही मैं आपको सभी कवर करा दूंगा। क्योंकि एक बुक और बची है, इसके बाद इसकी वीडियो एक और आएगी इस बुक की, और उसके बाद जो दूसरी बुक बची है मैं उसको भी आपका 6 तारीख से पहले मतलब 5 तारीख तक बहुत ही आराम से कवर करा दूंगा, बस आपको बने रहना है हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न, समाचारों की सुर्खियों में रही आरती सरीन, आरती सरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। असत्य पूछा है मतलब कौन सा कथन गलत है, बताना है आपको आंसर आरती सरीन के बारे में। पहला, आरती सरीन जो है को सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये तो बात ठीक है, आरती सरीन जो है वो सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। दूसरा, आरती सरीन ने कभी भी भारतीय नौसेना में कार्य नहीं किया, ये तो गलत बात है, जो ऊपर यहाँ पे बताया गया है तो ये गलत है, ठीक है, काम किया है, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। वे भारतीय सैन्य सेवाओं की पहली अधिकारी हैं जिन्हें सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी, भारतीय सैन्य बलों में सर्वोच्च रैंक पर पहुंचने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं आरती सरीन, नाम याद रखना, आरती सरीन, ठीक है। तो इनके बारे में क्या गलत है, यही गलत है, और गलत ही पूछा है आपसे प्रश्न में, क्या गलत है कि आरती सरीन ने कभी भी भारतीय नौसेना में कार्य किया है, कार्य नहीं किया है, तो ये कार्य क्या है, ये यहाँ पे नहीं किया है दे रखा है, यही गलत है, और बाकी सब ठीक है। चलिए याद रखना, आरती सरीन का नाम मत भूल जाना, भारतीय सैन्य बलों में सर्वोच्च रैंक पर पहुंचने वाली पहली सैन्य अधिकारी हैं, और पहला जो है पहली अधिकारी हैं जिन्हें सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया है आरती सरीन को, ठीक है। चलिए भूलना मत, और इसकी व्याख्या को देखेंगे हम अच्छे से। आरती सरीन भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल पद पर तैनात रहीं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर लेने पर आरती सरीन को 1985 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुआ। वे रेडियो डायग्नोसिस तथा रेडिएशन ओंकोलॉजी में जो है आपका स्नातकोत्तर एमडी है तथा गामा नाइफ शल्य चिकित्सा में प्रशिक्षित हैं। चलिए आरती सरीन, नाम मत भूल जाना, परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, रामचंद्र प्रसाद, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जन स्वराज पार्टी जो है, जन स्वराज पार्टी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत किशोर द्वारा जन स्वराज पार्टी यहाँ पे लॉन्च की गई है। राजनीति, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को पटना में एक नई राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया। आईआईटी से शिक्षित एवं भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त मनोज भारती को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 39 है, और आपको सही तरीके से पढ़ के इसका राइट आंसर बताना है। इसी तरीके के करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे परीक्षा में, कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली,
उपरोक्त में से कितनी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ये आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्लासिकल भाषा की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने जो मान्यता प्रदान की है, मराठी को भी की है, पाली को भी की है, प्राकृत को भी, असमिया को भी, बंगाली को भी, सभी को मान्यता प्रदान की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो अब 11 भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय भाषाएं, याद रखेंगे। भारत में 6 भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त था। अब 3 अक्टूबर 2024 को है जो भारत सरकार द्वारा मराठी हो, पाली हुआ, प्राकृतिक हुआ, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को भाषा को भी क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो कितनी हो गई हैं अब यहाँ पे टोटल? 11 हो गई हैं, याद रखना। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल भाषाएं कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 से उसे किसे सम्मानित किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस को, गैरी रूकुन को, ए व बी संयुक्त रूप से, या डी न तो ए न बी? बताइए, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे अच्छे से, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को, दोनों को किया गया है। ऑप्शन सी, संयुक्त रूप से किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुन को, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी संयुक्त रूप से, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, चलिए चीजें क्लियर होती हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों को विक्टर, देखिए यहाँ पे यदि आपने आरओ का पेपर दिया होगा, आरओ समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें यही आपसे पूछा था कि जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो किसकी खोज के लिए जो दिया गया है, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यहाँ पे दिया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था, ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2024 को की गई। एम्ब्रोस वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में प्रकृति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। और रूकुन की बात करें, रूकुन का अनुसंधान मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में किया गया। रूकुन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 41 क्या है कि निक्षय पोषण, क्या है? निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता राशि में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन है 250 प्रति माह से बढ़ाकर 500 प्रति माह कर दिया है, 500 से 750 कर दिया है, या 500 से 1000 कर दिया गया है, या 1000 प्रति माह से बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दिया गया है। निश्चय बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जो आपकी यहाँ पे नीचे है, नीचे पोषण योजना, इसके तहत जो मासिक पोषण सहायता राशि थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया है? तो बताइए, देखिए पहले जो थी ये यहाँ पे 500 रुपये मिलते थे प्रति माह, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 प्रति माह कर दिया गया है। याद रखेंगे 500 से 1000 कर दिया गया है। निक्षय पोषण योजना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये मैं करा भी चुका हूं, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको काजिंद का नाम दिया गया है, कहां आयोजित किया गया? ठीक है, काजिंद। बताइए, औली उत्तराखंड में, मंडी हिमाचल प्रदेश, मैचुका अरुणाचल प्रदेश, या उधमपुर जम्मू कश्मीर? तो याद रखेंगे, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो अभ्यास हुआ है 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो काजिंद कहा गया है। कहाँ आयोजित किया गया? औली उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, औली उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया, ऑप्शन ए, ठीक है। काजिंद नाम मत भूल जाना इसका, भारत और कजाकिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर अगला है भौतिक विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार से। चलिए
भौतिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे हमने पहले देखा था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो मिला था आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकमिन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अब यहाँ प्रश्न बना है भौतिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान में किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है जॉन जे हॉफील्ड, जेफरी ई हिस्टन, ए वे बी संयुक्त रूप से दोनों, न ए न बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे जो संयुक्त रूप से जॉन जे हॉफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को, ठीक है, जेफरी ई हिंटन दोनों को यहाँ पे घोषणा की गई है भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की। कौन कौन? जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और आपका ई हिंटन, हॉफील्ड और हिंटन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की गई है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको एक ही बार में चीजें क्लियर हो जाएं। जॉन जे हॉफील्ड और ई हिंटन नाम याद रख लेना, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा रिवाइज करने का, इसलिए मैं बार बार यहीं पे रिवाइज कर रहा हूं चीजों को। चलिए, द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने 2024 का भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड तथा जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखेंगे कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ। चलिए, भौतिक की बात हो गई, अब यहाँ पे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 में से निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर या संयुक्त रूप से उपयुक्त सभी को। बताइए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे किसको प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस या और जॉन जंपर तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त रूप से तीनों को प्रदान किया गया है। किसको याद रखना नाम? डेविस बेकर, क्या? डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। बेकर, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक से आप याद बना लीजिए कि जब आप ब्रेकर आता है, ठीक है, ब्रेकर आता है तो एक संग आपका जो जंपर है ऊपर उठ जाता है, तो आपको क्या आती है? हंसी आती है, ठीक है, हसाबिस। तो तीनों आपको तैयार हो गया ट्रिक से। ब्रेकर आया, ठीक है, तो आपका जंपर ऊपर उठा और आपको हंसी आ गई। तो तीनों रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार किस किसको मिला है? डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। ठीक है, नाम याद रख लेना है। चलिए, चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं देख रहा हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। इसकी व्याख्या को अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है व्याख्या की 2024 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार यूनिवर्सिटीज ऑफ वॉशिंगटन सिएटल के डेविड बेकर तथा गूगल डीप माइंड में कार्यरत डेमिस हसाबिस तथा जॉन जंपर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पे इस इतनी बारीकी से देखिए, किसको? जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए यहाँ पे पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न ले लिए गए हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। बस अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आप देख भी पा रहे होंगे चीजों को। जब इतनी अच्छे से हम चीजों को करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपसे कोई प्रश्न छूटेगा? यहाँ पे नहीं छूटेगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा है। जो है शांति पुरस्कार की बात हो रही है, नोबेल शांति पुरस्कार किए जाने की घोषणा है। तो फिलिपी लेंजेरिनी, इल्हाम तोहेती, इमरजेंसी रेस्पॉन्स रूम्स या निहोन हिदायनकोए जापान। बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किए जाने की घोषणा है? निहोन हिदानके, जापान के हैं, जापान के निहोन हिदानक्यो को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी, निहोन हिदानक्यो नोबेल शांति पुरस्कार 2024। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, देखिए व्याख्या देख लेते हैं। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले से बचे लोगों द्वारा प्रारंभ किए गए इस आंदोलन, जिसे हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के सृजन के समर्पण हेतु सम्मानित किया गया। 1956 में स्थानीय हिबाकुसा संघों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षणों के पीड़ित के साथ मिलकर जापान में ए तथा एच बमों से पीड़ित संगठनों का परिसंघ स्थापित किया गया। इस नाम को बाद में जापानी भाषा में संक्षिप्त करके निहोन हिदानको कर दिया गया।
तो जो जापान में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन बन गया। ठीक है, तो ये संगठन है एक जापान का, निहोन हिदानकी। इसको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 जो है इनको प्रदान किया जाएगा, इस संगठन को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला है 46 कि 2024 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। साहित्य की बात करते हैं यहाँ पे पॉल लिंच, हांगकांग, डेमन गेलकट या डगलस स्टुअर्ट। बताइए नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखेंगे हांगकांग होगा। कौन होगा, हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नोबेल साहित्य पुरस्कार हांगकांग, याद रखेंगे। 2024 के यहाँ पे 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए दक्षिण कोरिया की जो है 53 वर्षीय लेखिका हैं हांगकांग, हांगकांग को चुना गया है। हांगकांग को यह सम्मान उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को रेखांकित किया गया है। कांग को 2016 में उनकी कीर्ति द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द वेजिटेरियन किसने लिखी है, हांगकांग। इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 47वां प्रश्न होने वाला है ये। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। हनोई वियतनाम, कुआलालंपुर मलेशिया, वियंतियाने लाओपिडियार या बाली इंडोनेशिया। बताइए कहाँ हुआ 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो ये हुआ वियंतियाने लाओपिडियार में हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इस्लामाबाद, मिस्क, अस्ताना या ताशकंद। बताइए संघाई सहयोग संगठन का जो है आपका 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ईरान की सदस्यता वाले शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन जो है 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। 23वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न की समाचारों की सुर्खियों में रहे GAURAV गौरव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गौरव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गौरव हवा से प्रक्षेपित करने वाले 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। जो गौरव के बारे में कथन दिए हैं कि गौरव हवा से प्रक्षेपित करने वाले 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, तो ये भी ठीक है, कथन ठीक है गौरव के बारे में। ऑप्शन दूसरा है विकल्प कि गौरव रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही विकल्प यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपके सामने कि अक्टूबर 2024 के मध्य में भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। अक्टूबर 2024 के मध्य में भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। चीन से, कनाडा से, पाकिस्तान से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहां से अपने अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, याद रखेंगे। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनियों और अधिकारियों को जोड़ने के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार के प्रयासों के बाद भारत ने 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा तथा अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 31 प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। जर्मनी, जापान, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए 31 प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु जो है किस देश के साथ समझौता किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है कि अक्टूबर 2024 में चक्रवात दाना का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में हुआ। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। तो जो चक्रवात दाना है उसका सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में हुआ है, आपसे पूछा है।
तो किस में हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। चक्रवात दाना 24 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क एवं धामरा बंदरगाह के बीच टकराया। कहाँ? भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच टकराया चक्रवात दाना। ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य जो है प्रभावित हुआ है इससे, चक्रवात दाना से, याद रखेंगे उड़ीसा, चक्रवात दाना उड़ीसा। अगला प्रश्न, ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? जो ग्रीन वॉशिंग है इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ब्रांडों के मिथ्या विज्ञापन के द्वारा उसे पर्यावरण मित्रवत बताए जाने से, ऑप्शन बी है वाहनों की धुलाई स्वच्छ तकनीक से, या ऑप्शन सी कंपनियों के खातों में की गई हेराफेरी को छुपाने से, या ऑप्शन डी पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक वृक्षारोपण से। तो बताइए ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य किससे है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित है और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीन वॉशिंग का जो तात्पर्य है वो आपका ब्रांडों में मिथ्या विज्ञापन के द्वारा उसे पर्यावरण मित्र बताए जाने से है। ठीक है, जो ब्रांडों में जो है ये झूठ बताया जाता है, ब्रांडों के झूठ विज्ञापन बताया जाता है कि पर्यावरण मित्रवत है ये, तो ये ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य इससे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? 57वीं है, 111वीं है, 105वीं है, 115वीं है, बताना है आपको। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? बताइए भुखमरी के मामले में भारत की रैंक कौन सी है? 105वीं है, पहले भी करा चुका हूं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बस आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखते हैं इसको अच्छे से कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद करेंगे इसको अच्छे से। नागरिकता से संबंधित अधिनियम है, 1955 की धारा है 6A, इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। ऑप्शन है ए 6A एक विशिष्ट प्रावधान है जो 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया। ठीक है, क्या ये सत्य बात है? बताइए। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सत्य है। असत्य पूछा है हमसे, उसको देखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय में से इसकी संवैधानिकता को सही ठहराया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है इस धारा के अनुसार 1 जनवरी 1966 से पूर्व असम में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति राज्य के सामान्य निवासी हैं जिन्हें भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार प्राप्त हैं, ये भी ठीक है। और आपका ऑप्शन डी है कि 1 जनवरी 1966 एवं 25 मार्च 1971 के पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को मत दे का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असत्य पूछा था हमसे, तो बी जो यहाँ पे गलत था। इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वोच्च व्याख्या देख लेते हैं इसकी क्या है व्याख्या कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2024 को सुनाए अपने 4:1 के बहुमत निर्णय नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया है और संविधान पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने 6A असंवैधानिक माना। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि अक्टूबर 2024 में विपणन सत्र 2025-26 के लिए घोषित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में आपसे पूछा है। गेहूं 2425 प्रति क्विंटल, जौ 1980 प्रति क्विंटल, चना 5650 प्रति क्विंटल, सरसों 6700 प्रति क्विंटल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में जो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ये सम्मिलित नहीं है। गेहूं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? 2425 प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1980 प्रति क्विंटल और चने के लिए 5650 प्रति क्विंटल रखा गया है। और सरसों का लिए यदि बात करें, सरसों के लिए रेपसीड और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो 5950 यहाँ पे रखा गया है। यही प्रश्न यहाँ पे गलत है और यही विकल्प सॉरी गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि सरसों और रेपसीड के लिए 5950 जो है प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे गेहूं के लिए कितना है
2425 प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1980 और चना के लिए 5650 और आपका सरसों के लिए 5950। ठीक है, चना 5650 और सरसों 5950। गेहूं 2425 प्रति क्विंटल और जौ आपका 1980 प्रति क्विंटल। ठीक है, याद रखेंगे, बार बार यहाँ पे रिवाइज करने का समय नहीं है, बस अभी रिवाइज कर लीजिएगा, यहीं से आपको चीजें देखने को एग्जाम में मिलेंगी। चलिए 57वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कजान रूस में, संघाई चीन, रियो डी जेनेरो ब्राजील या जोहान्सबर्ग। बताइए कहाँ किया गया? 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए कजान रूस में किया गया, ऑप्शन ए। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कजान रूस में शामिल, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कजान रूस में यहाँ पे किया गया, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू करने जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश, बताइए कौन सा देश है जो ये कह रहा है कि भैया 15 सोशल मीडिया का यदि यूज करना है तो 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू आपकी होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प हैं, थाईलैंड, फिनलैंड, वियतनाम या नॉर्वे। बताइए इन चार में से वो कौन सा देश है जिसने कह दिया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम 15 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो ऑप्शन डी नॉर्वे है। नॉर्वे में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू किए जाने की संभावना है और नॉर्वे की सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के मस्तिष्क में विकृतियां भर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पे 59वां प्रश्न की ई कोली संक्रमण से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ई कोली एक जीवाणु संक्रमण है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ई कोली क्या है? एक जीवाणु संक्रमण है, ये भी कथन ठीक है। इस संक्रमण के दौरान जठरांत्र संबंधी लक्षण पैदा होता है, जी बिल्कुल होता है। यह विषाक्त भोजन और पानी से फैलता है, जी। ई कोली जो है, तीनों ही कथन जो है सही है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। मैकडोनाल्ड बर्गर खाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, मैकडोनाल्ड का जो बर्गर आता है, मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य व्यक्तियों में पाए गए संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला इनको सबको जो है ई कोली संक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? ई कोली संक्रमण हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज के टॉप चुनिंदा प्रश्न, इस वीडियो के पूरा निचोड़ जो मैंने आपको थंबनेल में आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो एक वीडियो और यहाँ पे आएगी और इस बुक का कंप्लीट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और फिर दूसरी वीडियो जो वॉल्यूम 2 है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कुछ वीडियो हम करा चुके हैं अपने चैनल पर, जो भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज एक बार विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर चीजों को देखें दोस्तों। सभी प्रश्न बहुत ही उम्दा है अपने आप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द, आपका प्यार और आपका सहयोग हमें चाहिए इस वक्त। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।